भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, आज यही टॉपिक है और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मेरे साथ ब्रजेश जी भी हैं और ये जीके के काफ़ी अच्छे खासा ये जानकार हैं। तो राज्य व्यवस्था और संविधान के बाद भारत एवं विश्व का भूगोल भी हम लोग देखेंगे। हम सवाल पूछेंगे और ब्रजेश जी जवाब देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सभी नागरिक सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पर जा सकते हैं? अनुच्छेद 15। वाह, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर एक आम नागरिक, एक आम भारतीय नागरिक जा सकते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय नागरिकों को? 6 प्रकार। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, 6 प्रकार का। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, बसने का आज़ादी है, धीरे धीरे, ठीक है, बोलने का। उसके बाद जरा क्रम से बताएं आप। घूमने का ये सब बाद में है। देखिए, पहले विचार और अभिव्यक्ति, अपना बात को रखने का, बोलने का, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। 19 का क। ख क्या है? यानी 19 में जो 6 है उसमें दूसरा ख। सम्मेलन करना, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना, ध्यान रखना है। अच्छा, ग क्या है? संस्था बनाना, संस्था या संघ बनाना। इसमें घ क्या है? भ्रमण, भ्रमण करना, कहीं घूमना फिरने जाना। भ्रमण करना। उसके बाद नेक्स्ट बताइए। व्यापार करना, व्यापार व्यवसाय करना। उसके बाद क्या है? बस में। अच्छा, कहीं जाकर के निवास करना। चलिए, बहुत अच्छा। तो भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है 19 के 1 में। एक चीज और, संपत्ति का अधिकार भी पहले स्वतंत्रता का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। और उसको कहाँ कर दिया गया है हटा करके, और कब हटाया गया? उसको कानूनी अधिकार दिया गया है 301 के तहत। वाह, बहुत अच्छा। और किस संविधान संशोधन से उसको हटाया गया? ये लगता है, याद नहीं आ रहा। 44वां संविधान संशोधन से उसको हटा दिया गया है। चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल पूछें कि छोड़ दे? नहीं, पूछना चाहिए, है ना? हाँ, चलिए अगला सवाल। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मान लिया कि कोई विषय तीनों सूची में से किसी में नहीं है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? मोदी जी बनाएंगे कि नीतीश जी बनाएंगे कि राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे? संसद बनाएगा। वाह, बहुत अच्छा। इसे कहते हैं जानकारी। संसद बनाएगा। शाबाश ब्रजेश जी, शाबाश। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना आप लोग जानते हैं ना, हमारे भारतीय संविधान का पहला पन्ना जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, भारत को एक, इस तरीके से बताइए। एक बार। यानी प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। कंफर्म? वाह, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। और ये संशोधन कब हुआ है और इस संशोधन के माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया है, बताइए जरा। 1976-42 जोड़ा क्या क्या गया है? 3 शब्द जोड़ा गया है या 4 शब्द जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़ा गया है। 3 शब्द कौन कौन? सामाजिक अखंडता और सामाजिक नहीं, समाजवादी। समाजवादी पार्टी है ना, तो समाजवादी और अखंडता और एक और, ठीक है, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। चलिए, सही है। यानी सभी धर्मों का समान रूप। बिल्कुल, हमारे देश में सभी धर्म समान है, मतलब इक्वल है, एक समान है। अच्छा, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? इमरजेंसी 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, कितना? 3 प्रकार। 3 प्रकार। अच्छा, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इमरजेंसी का वर्णन है? इमरजेंसी का है 360 है, 356 है, 352 है। 352 से लेकर के 360 3 प्रकार का इमरजेंसी है। 352 में कौन सा इमरजेंसी है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है। 360 में है वित्तीय आपात। 360 में वित्तीय आपात। भारत में अभी तक कितना बार वित्तीय आपात लगाया गया है? 2 या 3 बार है। 0 बार। एक भी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल, फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। कोरोना काल में हल्ला हो रहा था कि लगेगा, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, अगला, गार्जियन ऑफ पब्लिक। आपके पास पर्स है कि नहीं? अभी पर्स तो है। अब देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपका पर्स हम चेक करने वाले नहीं है, लेकिन
गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, पर्स में आप क्या रखते हैं? पैसा। तो पूरे देश का आदमी इतना टैक्स वगैरह देता है तो वो भी तो किसी पर्स में जाता होगा ना, सरकारी खजाना में। तो उस पर्स को देखने वाला कोई ना कोई तो रहता होगा ना। हम आपका पर्स नहीं देख सकते हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर जो पर्स होता है उसको कोई ना कोई देखता है। तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? पब्लिक पर्स आरबीआई। नो, आरबीआई क्यों देखेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग, सीएजी। ठीक है। तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। अगला सवाल, पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बना था? अशोक मेहता समिति 1977। कंफर्म? 57 नहीं, 57 में कौन सा समिति बना था? बलवंत राय मेहता समिति। वाह, बलवंत राय मेहता समिति 57। बहुत ही अच्छा जानकारी आप दे रहे हैं ब्रजेश जी। अच्छा, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969, इसके तहत किस राज्य का जन्म हुआ था? मेघालय। बिल्कुल ही सही जवाब है, मेघालय। वाह वाह, बहुत अच्छा। इसे कहते हैं दोस्तों सही जानकारी का होना। आप देख सकते हैं कितना सटीक जानकारी दे रहे हैं ब्रजेश जी। काफी अनुभवी हैं ये, जानकारी तो देंगे ही। अगला सवाल इनसे हम पूछ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, हमारा देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, कब अस्तित्व में आया? स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950। वाह वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। 28 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 गणतंत्रता दिवस, जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ उसके 2 दिन बाद। बहुत ही सटीक जानकारी आप दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज तो आपको पता होगा कि हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, मतलब इन सब के आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा, या सरकारी संस्थाओं में एडमिशन में कोई भेदभाव नहीं होगा। कहाँ पर लिखा हुआ है ये? अनुच्छेद 13, 14, 15, 16, 17, कहाँ? 16 में। अनुच्छेद 16 में। आप देख सकते हैं एकदम सटीक जानकारी दे रहे हैं ज्यादातर सवालों के लिए। अनुच्छेद 16 में ये बात लिखा हुआ है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के 10 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग भारत एवं विश्व का भूगोल के 10 प्रश्नों को करते हैं। पूछे ना? ठीक है, चलिए, सवाल ये है, उत्तर का जो विशाल मैदान है जिसको गंगा का मैदान कहते हैं, जहाँ पे हम लोग भी स्थित हैं, और दक्कन का पठार, उसके बीच में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? फिर से एक बार, जो गंगा का मैदान है यानी उत्तरी मैदान और दक्कन के मैदान को कौन सा पहाड़ी 2 हिस्सों में विभाजित करता है? मतलब पर्वत श्रृंखला। दक्कन, विंध्याचल। वाह, पूरा तो वही ना है। बहुत ही सटीक जवाब ये दे रहे हैं। विंध्य, ठीक है, वो तो अलग है, थोड़ा सा वो उसके नीचे हो गया। ये विंध्य पर्वत, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 हिस्सों में ये विभाजन करने का काम करता है। अगला, अच्छा, भारत के कई राज्यों को भूटान, कई राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भूटान। तो आपको ये बताना है कि भूटान कौन कौन से राज्यों को टच करता है? भूटान, सिक्किम हो गया, बंगाल हो गया, उसके बाद असम हो गया, 4। 3 आप बोले, एक और अरुणाचल भी। अरुणाचल भी है। ठीक है, असम, अरुणाचल, बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ऊपर वाला से अरुणाचल, मतलब पूरब, सबसे पूर्वी साइड में हो गया अरुणाचल। अच्छा, एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन, यानी कि जल के सहायता से बिजली का निर्माण होना, जिसको पन बिजली कहते हैं, ऐसा पहला स्टेशन एशिया में कहां पर स्थापित हुआ था? ब्रजेश जी बताएंगे। बताइए सर। शिव समुद्रम है का? ठीक है, सही जवाब है शिव समुद्रम। कब? ये तो नहीं मालूम। 1902 में। लेकिन फिर भी आपको मतलब जो जानकारी है वो काबिले तारीफ है सर। काफ़ी अनुभव झलकता है आपके बातों में। बहुत ही अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि आपके जानकारी से बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो लाभ भी अर्जित करेंगे, लाभान्वित होंगे। जिनका पीटी का एग्ज़ाम है, चाहे बिहार एसआई का मेंस हो, बीपीएससी का पीटी हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये सब सवाल कॉमन है, हर एग्ज़ाम में पूछता है कि नहीं? सही बोले ना? बिल्कुल। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं। अच्छा, नहीं बोलना चाहते हैं। लग रहा है कि कैमरा फोबिया क्या है आपको?
कैमरा के सामने कुछ झिझक है नहीं, क्या? ऐसा नहीं, हाँ? ऐसा नहीं है। क्योंकि फील्ड में तो काफ़ी आप दूसरा ही मिजाज कहेंगे, यहाँ पर कुछ इनका मिजाज कुछ और ही है। चलिए आगे कोई बात बढ़ते हैं। बिल्कुल। पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? क्या पाकिस्तान में है या कहीं और है? नहीं, पाक ये- जल डमरू मध्य। ये भारत और श्रीलंका का जो है नीचे वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु उसी के ठीक है, वाह वाह, बहुत अच्छा। भारत का तमिलनाडु राज्य हम्म। और श्रीलंका के मन्नार हम्म, के बीच में स्थित है पाक जल डमरू मध्य। बहुत अच्छा। अगलुहास महासागरीय जलधारा, अगलुहास महासागरीय जलधारा कहाँ पर है? ये यहीं पर लगता है लुहास, हिंद महासागर। वाह वाह, सुपर सुपर डुपर, एकदम सटीक जवाब इन्होंने दिया है। हिंद महासागर में है अगलुहास महासागरीय जलधारा। और दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण सवाल हम आपको बता रहे हैं, VVI क्वेश्चन, आपको भी ये लग रहा होगा। अगला, कुंचिकल झरना के बारे में कुछ जानते हैं? कुंचिकल झरना, ये कुंचिकल लगता है तमिलनाडु की कर्नाटक में है, तमिलनाडु। ये है क्या, पहले ये बताइए। झरना है, झील है। झरना है मतलब ऊपर से पानी गिरता है, वो झरना है। तो मेरे कुंचिकल झरना, मेरे ख्याल से तमिलनाडु में ही होना चाहिए। सर बात ऐसा है सर कि ये एक्चुअली कर्नाटक में है और भारत का सबसे ऊंचा झरना है। 1493 फीट इसका हाइट है सर। जी हाँ, कर्नाटक में है और कर्नाटक का शिमोगा जिला में है। कौन सा जिला में? शिमोगा। शिमोगा जिला कहाँ पर स्थित है पूछ देगा तो? कर्नाटक में। कर्नाटक में। बहुत ही मतलब क्या ही बोले, VVI क्वेश्चन है ये सब। भारत का सबसे ऊंचा झरना, बहुत सारे किताबों में आप लोगों ने देखा होगा जोग या गरसप्पा, बट ऐसा नहीं है। सबसे ऊंचा है कुंचिकल। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। तो बहुत ही बढ़िया। कर्नाटक में चिकमंगलूर एक लोकेशन है, वहां पर। ठीक है। 5 ट्रेजरर्स ऑफ ग्रेट सो कहाँ पर है? ट्रेजरस तो भी तो नहीं पता है। 5 ट्रेजरर्स ऑफ ग्रेट सो कहाँ पर है? नहीं मालूम। कुछ भी नहीं पता। ये किस पहाड़ को कहते हैं 5 ट्रेजरर्स ऑफ ग्रेट सो? सर आपको एक बात हम बताते हैं, अगर आप सिक्किम जाते हैं, गंगटोक जाते हैं, तो वहां से ये पर्वत आपको बिल्कुल ही साफ साफ दिखता है। ठीक है ना सर? तो ये जो पर्वत है ये है कंचनजंगा। 5 बहनों का पर्वत। हाँ, कुछ वैसा ही। 5 ट्रेजरर्स ऑफ ग्रेट सो। सर आप क्या वहाँ गए हुए हैं? नहीं। नहीं गए। अच्छा, नहीं गए। ओके सर। तो और कंचनजंगा पर्वत के बारे में कुछ खास जानकारी जो आप जानते हैं बताइए, शेयर कीजिए दर्शकों के साथ। कंचनजंगा नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम सर। इसको भारत में ही काउंट किया जाता है। इसका हाइट कितना है? कंचनजंगा का 8611 के करीब में है। नहीं, 8586। 586। देखिए एक बात आपको बताते हैं, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और साथ ही साथ हिमालय में स्थित भारत का ये सबसे ऊंचा पर्वत है। एक सवाल और, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट सर जी भारत में नहीं है, नेपाल में नेपाल है। में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत गाडविनास्टिन K2 काराकोरम रेंज में है, वो हिमालय में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। पता है? ठीक। हिमालय में स्थित भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? हिमालय में। क्योंकि गाडविनास्टिन जो 8611 मीटर है, जो जम्मू कश्मीर में पहले था, अब लद्दाख में पड़ता है, वो एक्चुअली में हिमालय में नहीं है, वो K2 में है, वो अलग रेंज है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत में है कंचनजंगा 8586। अच्छा एक सवाल और, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन है? हिमालय का ये गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। सिंपल, यही होता है सर। कभी कभी अब आपने भारी भारी सवालों का जवाब दिया, लेकिन कुछ सिंपल सवाल में अब फंसे हम नहीं कर सकते हैं, आदमी भूल जाता है। चलिए, पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत? ये क्या है? किलिमंजारो पर्वत है सर। पर्वत है। यही होता है कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन जानने के बाद आदमी आसान सवालों को भूलने लगता है। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। सिंपल। चलिए अगला, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
समान चुंबकीय झुकाव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो बार, जैसे आइसोगोनल। गोनल, आइसो बार वो समान दाब वाले स्थानों को मिलाया जाता है ना। बार क्या है? गोनल, बार क्या है? दाब का इकाई है, तो आइसो बार समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या हम लोग कहते हैं? आइसोगोनल। सर जी, आइसो बार बोलते हैं समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को, और आइसोगोनल किसे कहते हैं? ये हाँ। समान चुंबकीय झुकाव हम्म, वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोगोनल कहते हैं। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत किस राज्य में है? सबसे ऊंचा पर्वत, घुमा के पूछ रहे हैं। ऊंचा पर्वत ये सिक्किम। नहीं सर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत लद्दाख में है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और उसका नाम क्या है? गाडविन आस्टीन, गाडविन आस्टीन। काराकोरम रेंज में। अच्छा, हिमालय का सबसे ऊंचा पहाड़ जो भारत में है वो किस राज्य में है? कितना घुमाया गया क्वेश्चन है। हिमालय का, हाँ, हिमालय का पर्वत, क्योंकि कंचनजंगा कंचनजंगा सिक्किम, बिल्कुल सही जवाब है सर। थैंक यू सर। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, बताइए? रेनल जलधारा किस महासागर की है? अटलांटिक महासागर। आप अटलांटिक। सोच रहे थे, आपने थोड़ा बहुत बोला भी, लेकिन कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे थे। तो रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक। विचार आ रहा था मन में विचार आ रहा था सर। कोई बात नहीं सर, मन में जो विचार है उसको आप व्यक्त कर दीजिए सर। चलिए, तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का 10 क्वेश्चन हो गया, भारत एवं विश्व का भूगोल से 10 हो गया। अब हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं पर्यावरण और जैव विविधता से, देखा जाए। बिल्कुल। चलिए, वाह। अब तक तो लगता है कि 20 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया होगा, है ना? कोई बात, सवाल तो अच्छा है ना? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो मतलब सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं, जो व्यूअर है, क्या कहिएगा इन क्वेश्चंस के बारे में? आप क्या कहिएगा सर? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। आपको क्या लग रहा है, जरा बताइए इन लोगों को। आपको जो लग रहा है वो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छा स्टैंडर्ड का अच्छा है, स्टैंडर्ड का हर है, एग्जाम में पूछा जा एग्जाम सकता में है, पूछा जा सकता है। मेन क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है एग्जाम में ये क्वेश्चन सब। बिल्कुल, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। थैंक यू सर। तो पर्यावरण और जैव विविधता पर 10 क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, लेकिन समुद्र में है सर। हाँ, तो ये गोवा में है मेरे ख्याल से। अच्छा, आपके ख्याल से गोवा में है सर, लेकिन सर आपके ख्याल से तो नहीं ना होगा सर, आपको सटीक बताना है सर। ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात। और ये पहला है भारत का, 1982 में स्थापित किया गया था सर इसे। ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, इसी से सर एक सवाल मेरे मन में आया, महात्मा गांधी जी के नाम पर भी एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पर है सर? गुजरात में ही होगा। नहीं सर, महात्मा गांधी जी के नाम पर जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है सर, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है सर। ठीक है सर। अच्छा, ओजोन डे के बारे में बताइए, कब मनाया जाता है और कब से ये मनाने का फैसला हुआ? 16 सितंबर। वाह वाह, वेरी गुड। और ये 16 सितंबर। कब से मैं ये मालूम नहीं सर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा में जगह है, वहाँ 1987 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ओजोन परत को बचाने का कार्य पूरे दुनिया भर में किया जा रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में फैसला हुआ था। ठीक है सर। अगला, परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? परम्बिकुलम, ऐसा नाम से क्या लग रहा है सर आपको? नाम से लग तो रहा है कि या तो केरल हो गया या तमिलनाडु हो गया। वाह, ग्रेट सर। इसे कहते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस। परम्बिकुलम नाम इन्होंने सुना नहीं, लेकिन इतना तो समझ गए कि या तो केरल हो गया या तमिलनाडु। फाइनलाइज क्या आप करेंगे सर? केरल। वाह, ग्रेट, केरल जाएंगे। सुपर। केरल ही इसका आंसर है। केरल का पलक्कड़ जिला में, केरल का पलक्कड़ जिला में परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पलक्कड़ जिला कहाँ पर है सर? पलक्कड़ केरल में है। ये तो सिंपल था। रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? रेड डाटा, जी सर, बताइए सर। पढ़ा हुआ क्वेश्चन याद, मतलब वैसे प्रजाति जो खतरे में है उनका लिस्ट है, तो मतलब क्या क्या है? जीव, जैसे समुद्री जीव हो ना, उसका बुक जो है। सिर्फ समुद्री जीव सर? जो भी
उसका जो समुद्र के अंदर जो भी जीव है ना उसका डाटा माफ इकट्ठा करें करते सर, हैं। माफ करें सर। सर ये समुद्री जीव सिर्फ ऐसा नहीं है सर, जानवर है सर, पेड़ है सर, फंजाई है सर, ठीक है। वो कहीं का हो सकता है सर, समुद्र में हो या पेड़ पे या मतलब धरती के ऊपर हो, मिट्टी पर हो, कहीं भी हो सकता है, या पहाड़ पे भी हो सकता है सर। तो जानवर है, वृक्ष या फंजाई है, ठीक है ना सर। अरे जीव जंतु जो इसमें हाँ तो बहुत सिर्फ सारे समुद्र नहीं है सर, हम ये कहना चाहते हैं सर। अच्छा। आपने अच्छा कोशिश किया। अच्छा सर ये बताइए, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? एक बार हम बता देते हैं। जैव विविधता का मतलब हुआ कई प्रकार का जीव जंतु, जिसमें पेड़ पौधा हो सकता है, कई तरह का जानवर हो सकता है, मछली, पशु, पक्षी, बहुत तरह का, सबका उसमें मिश्रण को जैव विविधता। आर्द्र भूमि उसी को बोलते हैं। आर्द्र भूमियों में जैव विविधता पाया जाता है सर, बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है और साथ ही साथ वो क्षेत्र किसी विशेष जीव के लिए जाना जाता है, जैसे कि सर काजीरंगा। काजीरंगा में सर अगर आप जाएंगे, या आप भी दोस्तों अगर आप जाइएगा काजीरंगा में, तो वहाँ पर हम कुछ मतलब अगर घास की बात किया जाए तो हाथी से भी बड़ा बड़ा घास रहेगा, कितना तरह का पक्षी रहेगा, पशु रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो यानी जैव विविधता वहाँ भरा हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पर एक सिंह का गैंडा मिलता है जो उसी क्षेत्र विशेष का जीव है। क्वेश्चन पे अब आते हैं सीधे। क्वेश्चन है, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? अब जैसे काजीरंगा ही है तो वो क्या कहलाएगा सर? क्योंकि सर जैव विविधता भी है और क्षेत्र विशेषी जीव है, यानी एक क्षेत्र का विशेष का जीव है। आर्द्र भूमि नो सर, उसको कहेंगे तप्त स्थल, ठीक है। ये पर्यावरण का क्वेश्चन है सर, बहुत ही तप्त स्थल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तप्त स्थल, ठीक है। ये बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस लिए जाना जाता है? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए हो सकता है। नाम से लग रहा है बनेरघट्टा बाघ, नहीं सर, माफ करें। भारत का पहला तितली पार्क है सर, बनेरघट्टा। ये एक नेशनल पार्क है बनेरघट्टा, उसमें तितली पार्क विकसित किया गया है कर्नाटका में। अगर आप जाइएगा कर्नाटका सर, कभी आपका सर विजिट करना हुआ सर, तो मैं सर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बनेरघट्टा आप बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जाइए और उस राष्ट्रीय उद्यान में भी वो जो तितली पार्क है वहां आप जाइए सर। क्या आप जाएंगे सर? कभी मौका मिला तो जाएंगे। मतलब आप रुचि है सर बनेरघट्टा जाने में? बहुत अच्छा लगा सर, आप जाएंगे। अच्छा सर अगला क्वेश्चन है सर, जलवायु परिवर्तन आकलन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन आकलन INCCA, यानी जलवायु परिवर्तन पर बहुत सारा न्यूज वगैरह सुनते ही होंगे। तो उसके लिए डाटा जो इकट्ठा किया जाता है, तो क्या एक ही कोई व्यक्ति या एक ही संस्था कर रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं लगी होंगी? बहुत सारी संस्थाएं लगी होंगी, एक से थोड़ी होगा। तो कितनी मतलब संस्थाएं हैं, कितने संस्थाओं का नेटवर्क बनाया गया है इसके लिए? नहीं मालूम। 127 यानी 127। थोड़ा भारी क्वेश्चन है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये तो बंगाल में है। वाह, इसे कहते हैं एकदम जस्ट जैसे ही इन्होंने क्वेश्चन को सुना तुरंत ही इन्होंने सटीक जवाब दिया। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, मोलेम मोलेम हमको लगता है केरल है क्या? सर जी मोलेम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गोवा में है सर। गोवा में जी सर। अच्छा, यूट्रोफिकेशन के वजह से ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जो जलीय जीव जंतुओं की संख्या घटने लगती है। यूट्रोफिकेशन क्यों होता है सर? यूट्रोफिकेशन जलवायु का गर्म हो। नहीं, हम बता देते हैं। यूट्रोफिकेशन होता क्या है, कभी कभी आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई तालाब में आपने देखा होगा कि हरा हरा जो है ना पूरा तालाब को, मतलब हरा हरा पानी नहीं, हरा हरा छोटा छोटा घास टाइप का, एकदम मतलब छोटा छोटा एकदम बूंद टाइप का रहेगा, इतना छोटा आकार रहेगा, पूरा वो फैल जाएगा, पानी का ऊपरी सतह पर फैल जाएगा। उससे होगा क्या कि ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा छेका ना जाएगा, और ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, मछली मरना शुरू कर देगा। तो समुद्री जीव जंतु है या जो भी पानी के अंदर जीव जंतु है उनको दिक्कत होगा। तो यूट्रोफिकेशन इसी को कहते हैं, हरा हरा एक लेयर सा छा जाना। ये होता क्यों है? अब देखिए, अब किसी भी पानी में ऐसा स्थिति आएगा, कब आएगा? तब ही आएगा जब पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में उस पानी के अंदर जाएगा, तब होगा। समझ गए? अब जैसे कि मान लिया कि कहीं
बेगूसराय का आपको एग्जाम्पल देते हैं, वीडियो बनाए थे। बेगूसराय में कौन सा झील है बताइए? बेगूसराय में कौन सा झील है? बेगूसराय कंवरताल झील है, फेमस है। कंवरताल झील में भी यूट्रोफिकेशन की समस्या है, जानते हैं? होता क्या है कि आसपास का जो खेत है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी तो होता ही है, तो खेती बाड़ी में जो किसान है उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं। बरसात के दिन में जितना भी उर्वरक है ना, सब बह के आ जाता है कांवर झील में, जिस वजह से यूट्रोफिकेशन का प्रक्रिया होता है, पूरा हरा हरा पूरा सा भर जाता है, और जो अंदर का जो जलीय जीव है वो पनप नहीं पाएगा। समझ गए? तो 30 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों 30 अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हमने और ब्रजेश जी ने उपस्थित करवाया। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो है कि नहीं जी, हम लोगों का हौसला बढ़ता है, और हौसला इतना बढ़ता है कि फिर हम लोग लग जाते हैं अगला वीडियो की तैयारी में। थैंक यू।